कि हमारे से कई गुना बड़ा मुल्क है और बड़ी कहा जाता है कि बड़ी उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्मी है या फौज है और बड़ी इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये जो इतना इस किस्म का जो रवैया है उनकी तरफ से दिखाया गया, क्या ये उनकी तरबियत का फुकदान है या फिर क्या वजह है? थैंक यू। मेरे ख्याल में जब ये आप बात कर रहे थे तो नेचुरली जो है स्काई ब्लू वॉरियर होने के नाते मेरे एयरपोर्ट में जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नफा जवाब दिया। हमने एक उससे बहुत ज्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने एक ग्रेजुएटेड और प्रोपोर्शनल और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया ताकि दुश्मन को मौका ना मिले कि वो इतनी डैमेज हम दें कि उस पे ये प्रेशर हो के वो रिस्पॉन्ड करे और फिर बिकॉज हमने भी रिस्पॉन्ड करना था और फिर एस्केलेशन किसी के कंट्रोल में नहीं रहना था, जंग हो सकती थी। तो पाकिस्तान ने न सिर्फ स्विफ्ट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद एस्केलेशन लेडर को भी कंट्रोल किया। और मुजाहिद अनवर साहब बार बार कह चुके हैं कि आइंदा शायद ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। जहां तक आपके सवाल ताल्लुक है, लेट अस फेस देयर आर प्रोफेशनल एयरफोर्स, वो भी एक अच्छी एयरफोर्स है, लेकिन जो डॉक्ट्रिनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जो डॉक्ट्रिनल डेफिशिएंसीज है, यार जॉर्ज स्टैनहैम ने 1997 में रैंड कॉर्पोरेशन से किताब लिखी थी, इंडियन एयरफोर्स, उसने लिखा था इंडियन एयरफोर्स डज नॉट हैव अ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, तो बड़े छिपा हुआ उन्होंने लिख दी है, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस की और वेपन सिस्टम नहीं हो पा रही, उनके पास, हमारे पास 3-4 बड़े वेपन सिस्टम, उनके पास कोई 10 से 12 हैं। तो उनके और टू टॉप इट ऑल लेट अस आल्सो फेस इट कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बैटल हार्डेंड एयरफोर्स, इसने बहुत सारी ऑपरेशंस की हैं इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, और इसने मदद की पाकिस्तान आर्मी की जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उसको जीतने के लिए। तो हमें इससे बदरजा उत्तम फख्र होना चाहिए कि एक 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को हमने इसमें ब्रॉड डे लाइट में रिस्पॉन्ड किया। और अकॉर्डिंग टू प्रवीण स्वानी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं हुई कि उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ट्रेनिंग इज वंस वेरी स्मॉल इशू, मगर जो डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम्स हैं, आपका मीडिया लेके रफाल आ तो गया है, उस तकरीबन 1 साल लगेगा डॉक्ट्रिनल गेट होने के लिए। और उसके बाद 165 वॉर में भी थे, लेकिन जो अपने डिस्ट्रॉय कर दिए, 2-3 जो रहे वो उड़ाते रहे, बट दे वर नॉट इफेक्टिव एट ऑल, उनका कोई असर नहीं पड़ा। राइट, तो आई थिंक पाकिस्तान राइट, हम बैटल हार्डेंड हैं जी, बिल्कुल। हम ये भी जानते हैं कि हम हमेशा आउट नंबर्ड फाइट करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे वो कॉम्बैट फाइटर्स हो, चाहे वो हाईटेक एरोप्लेन्स हो, मीडियम टेक हो, वेपन्स हो। तो एटीट्यूड, बिलीफ, बैटल हार्डेंड एंड ट्रेनिंग, और सारे हमारे जो हेल्थमैन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और कमांडर्स इन चीफ रहे, उन सारों ने इस पे खर्च किया, इन्वेस्ट किया। मगर जो खसूस मुजाहिद अनवर साहब और सोहेल अमान साहब पिछले के ऑपरेशन थे, इन्होंने बहुत सारी ऑपरेशन और बेतहाशा मेहनत की और उसका राइट। सो आई थिंक मार्शल साहब, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। सर, आपने खास तौर पे बात की कि वहाँ पे डॉक्ट्रिनल जो है वो हमें लैप्सेस नज़र आते हैं। एक सवाल जो बनता है, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद ये जो अभिनंदन है वो चेज हॉट परसूट में पाकिस्तान की टेरिटरी में आने की गलती कर ली, तो इससे ज़रा ट्रिगर हैप्पी जो है एटीट्यूड भी नज़र आता है। डू यू थिंक कि इंडिया की जो वो है एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड और पॉलिटिसाइजेशन का शिकार होगी, इसलिए ये हो रहा है? हमने उसकी जगह उसके कंपैरिजन में बड़ा रेस्ट्रेंट दिखाया सर, बड़ा मेजर रिस्पॉन्स था। योर टेक ऑन दिस? आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। इंडियन एयरफोर्स का मसला है कि दे आर डोमिनेटेड बाय सिविलियंस। अच्छा, और उन सिविलियंस को वॉर मेकिंग नहीं आती। वो जब हैल को कंट्रोल करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को,
तो इंडियन एयरफोर्स हमने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के डायरेक्टली नीचे आते। तो द नेट रिजल्ट कि उनका एसटीए तो 10 साल पहले शुरू हुआ था हमारे थंडर से, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। उसका जहाज ऑलरेडी ऑपरेशन होके गॉन इनटू बैटल। स्विफ्ट रिकॉर्ड में इसने बहुत सारे अटैक्स किए। एट द सेम टाइम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मिलिट्री की पिताजी साहब एक बहुत बड़ा मसला है। वो तो हम 3, 4, 5 गुना बढ़े, लेकिन उनको टोटल कॉम्बैट पावर जनरेट कोई नहीं करने देगा। याद रखिए कि जब पाकिस्तान अटैक हुआ तो दे हैड अ सीरियस प्रॉब्लम। दे वांटेड टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका ने कहा यू कांट डू दैट। और जब उन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे, तो उन्होंने खाली एक ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू की बेंगलुरु में। जब अमेरिकन सिटीजन निकले तो यूरोपियंस भी निकल गए। तो इंडियंस ने कहा कि नो नो वी आर नॉट गोइंग टू वॉर एट ऑल। लाइकवाइज बाद में भी एक दो दफा ये चीजें हुई। और अगर वो देयर कॉन्स्टेंट टू फाइट ओनली इन कश्मीर, जो कि एक लिमिटेड बैटल स्पेस है, लिमिटेड एयर स्पेस है, जहां वो 5 फोर्स लेके जाते हम भी 5 फोर्स ले जाएंगे। वहां पे वो 5 हाईटेक स्क्वाड लेके जाते हम भी ले जाएंगे, वो 20 ले जाते हम भी ले जाएंगे। जब तक वो एक महीने की जंग नहीं लड़ते ऑल अलोंग द बॉर्डर, वो अपनी टोटल कॉम्बैट पावर जनरेट नहीं कर सकते। रिजल्ट हमारी क्वालिटी है उनके साथ। अगर वो महीने की जंग लड़ना चाहते हैं तो हम डॉक्टरी और के ऊपर हमने इतनी महारत हासिल कर ली है कि वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन। लेकिन ग्राउंड फैक्ट ये है पिताफी साहब कि जंग जो है वो 48 से 72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ने देंगे। वो लिमिटेड होगी बैटल स्पेस और एयर स्पेस दोनों के लिए। और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी की कोऑर्डिनेशन आज तक अच्छी नहीं हुई। कारगिल में जो चीफ थे एयर चीफ मास्टर के बहुत शिकायत, आपने हमें शिकायत को मौका नहीं दिया। 65 वॉर में यही हुआ। बहुत सारे एयर मार्शल साहब सॉरी टू कट यू है जी, मैं एक बड़ा इसका एक और पहलू भी मैं चाह रही थी कि अगर उस पर भी आप रोशनी डाल दें। ये महारत पाक फौज की और सलाहियत और जज्बा, उससे तो किसी को कोई इनकार नहीं और वो हमने दिखा भी दिया। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है जो ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है और जाहिर है हमारी फौज का भी, ये दोनों का एक मुश्तरका फैसला था और बहुत बड़ा फैसला था। एक तो ये कि इतना गैर पेशा वराना जो रवैया भारतीय फौज की तरफ से नजर आया, उसके जवाब में अगर सिविलियंस के हत्थे जिस तरह वो चढ़ गया था उनका पायलट, और फिर बचाना पाक फौज की तरफ से उसको, फिर उसको चाय पिलाना, और फिर उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत का ये इतना बड़ा जेस्टर जो दुनिया ने देखा कि अभिनंदन को वापस लौटा दिया गया भारत को, इसका जो इंपैक्ट पड़ा है दुनिया के ऊपर, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। दुनिया में याद रखिए कि पैक्ट पड़ा हो या ना पड़ा हो, याद रखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मोरालिटी नहीं है। वो देखते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसमें से बहुत बड़ी हमारी ट्रेड होगी, सो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएंगे एंड सो एंड सो फोर्थ। और चाइना को भी कंटेन करने के लिए वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अमेरिकन भी करना चाहते हैं, यूरोप भी करना चाहते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, आई थिंक जब इमरान खान ने ये फैसला किया विद द मिलिट्री हायरार्की और उन्होंने कहा कि हम वापस करेंगे, ह्यूज मॉरल ग्राउंड के ऊपर हमारी एडवांटेज हुई। और उसके साथ साथ याद रखिए कि दिस इज अ वॉर जो कि हो सकती थी। मोदी डिड नॉट वांट इट। मोदी नंबर 1 ही डिड इट फॉर हिज इलेक्टोरल गेम्स, और वो उसने इस्तेमाल किया तो उससे वो इंडिया को सिक्योर करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। तो ही ऑल्सो चोज, याद रखिए कि अभिनंदन उनमें जरूरत नहीं थी दोबारा रिस्पॉन्ड करने। अभिनंदन को हमने वापस किया तो नंबर 1 हमने एक मॉरल हाई ग्राउंड गेन किया। नंबर 2 क्या कोई मिला कि वो दोबारा से रिस्पॉन्ड नहीं करे, और उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि हम मिसाइल मारेंगे। तो इमरान खान का बड़ा सही कहा, उन्होंने कहा हम मार देंगे। बाय एयर पावर ने जो ये बहुत कम डिबेट हुआ है। सिंगल सर्विस एप्लीकेशन से लिमिटेड पॉलिटिकल और मिलिट्री एंड्स एयर पावर ने रेयरली अचीव की है। पाकिस्तान एयरफोर्स से अचीव करके दिखाया कि वाइल भी हमारी आर्मी ने उनकी आर्मी को पिन डाउन करके रखा हुआ था, एयर पावर ऑपरेटेड और अभिनंदन को मारा
उसको वापस किया, मॉरल ग्राउंड चेंज किया और अवॉइड की, उनको एक विंडो ऑफ एग्जिट दिए, दे कुड रिस्पॉन्ड। और पाकिस्तान को एक मौका मिला कि वो पूरी दुनिया को बता सकता था कि हमने उसको एज पर जिनीवा कन्वेंशन ट्रीट किया, नंबर 1। उससे भी ज्यादा, तो और उसके कुछ जो डायलॉग्स भी आ रहे हैं अबाउट द टी और अबाउट प्रोफेशनलिज्म ऑफ सही। पाकिस्तान आर्मी, और उसने बहुत अच्छी और अच्छी ये बातें की। इतना और बड़ा एक और चीज इकदाम मैं है बताता ए चलूं, मार्शल साहब के उसने जो तारीख याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी इसको, इस सरप्राइज को जो पाकिस्तान ने दिया और फिर इस अमन के जेस्टर को। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये वाक़या ऐसा है और ये याद ऐसी है और ये सरशारी और ये खुशी और जज्बा ऐसा है कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है मेरे ख्याल में। फरूख, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैंने सिर्फ जिक्र करना था कि हमारे चीफ के साथ जो है मुलाकात हुई थी, हम कुछ एंकर्स की, तो उसके समरी है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि सेगमेंट्स कम है तो फिर अगले किसी सेगमेंट चलिए में इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता 7 बरसों के दौरान जब से भारत के अंदर मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, हम ये देख रहे हैं कि उनके तमाम मामलात, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हो, या फिर ख़ुद भारत के अंदर अमन अमान की सूरत हाल, अक़लियतों के साथ जो मामलात हैं वो हो, उन सब में ख़राबी ही और तनज़्ज़ुली ही जो है वो हमें नज़र आई है। यहाँ तक कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 अगस्त के अंदर जो कुछ हुआ और उससे लेकर अब तक जो सलूक किया जा रहा है और जो जुल्म बरबरियत वहां पर जारी है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि अक़लियतों के साथ जो कुछ हुआ, फिर चाइना के साथ जो ताल्लुकात में खराबी हुई, और फिर पाकिस्तान तो जाहिर है उसके साथ तो हमेशा से ही ताल्लुकात जो है वो कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पुलवामा का वाक़या और फिर उसके बाद LOC के ऊपर हम देखते हैं कि आए दिन जो 2003 का एग्रीमेंट था अमन का और सीज फायर का, उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल की जाती है। यहाँ तक कि गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान, यानी 2014 से लेकर 2021 तक तकरीबन 92% इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। और अब इसमें खुशाइन बात जो गुज़श्ता दिन में हमने इस पर गुफ्तगू की वो ये थी कि LOC के ऊपर जो सीज फायर है उस एग्रीमेंट के ऊपर एक बार फिर ये यकीन दहानी दोनों ममालिक की तरफ से, खासतौर पर भारत की तरफ से की गई है कि सीज फायर जो है उसकी पासदारी और पाबंदी की जाएगी और जो भी मुआहदे हुए हैं उनका जो है ख्याल रखा जाएगा। और इसमें इस मरतबा, क्योंकि ये इस किस्म की बातें, इस किस्म की यकीन दहानियाँ जो है वो पहले भी कराई जाती हैं, लेकिन इस मरतबा इसमें जो बात मुख्तलिफ है वो ये है कि इसका बाकायदा दोनों ममालिक की तरफ से एलामिया जो है वो भी जारी किया गया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस बारे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है, ज़रा आपको पहले वो सुनवाते हैं, ये सुनिए। आज आप देख रहे हैं कि एक ऐसी फिजा जन्म ले रही है
जो हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को मजबूर कर रही है कि वो अपने इक़दामात पर और अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। दानिशमंदाना रास्ता तो एक ही है और वो रास्ता गुफ्त शुनीद का रास्ता है। हमें रास्ता तलाश करना होगा और कश्मीरियों को उनका हक मुनासिब तरीके से देना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से भी इस मामले को बड़ा खुशाइन करार दिया गया है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। Issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. अमेरिका की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस पे क्या कहा, ये भी सुनिए। We welcome the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. We encourage continued efforts to improve communication between the two sides and to reduce tensions and violence along the line of control. इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और फ़ारूक, पहले तो इस किस्म की जो दावे और यकीन दहानियाँ हैं वो पहले भी होती रही हैं। एक तो इसमें जो मुख्तलिफ बात है वो एलामिया जारी होना, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो, और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तब्दीली के बाद, आप समझते हैं कि भारत के ऊपर कुछ दबाव भी है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा दबाव होगा, उनका इंटरनली होता है। लेकिन आज सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया इस बारे में। मेरे ख्याल में वो ट्वीट हम दिखा भी देंगे। उसके अंदर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि अब पीस बिल्डिंग का ओनस इंडिया पे है। इंडिया जो है वो हम लगातार जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट मौजूद है, हमने लगातार कहा है कि वी वांट पीस। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक स्टेप जो है, आप एक स्टेप चलेंगे, हम दो चलने को तैयार हैं। लेकिन अब ओनस जो है वो इंडिया के ऊपर है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जब डायलॉग आपने शुरू करना है या जो कुछ होगा उसके अंदर कश्मीर का जो मामलात हैं, उसके राइट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं चाहता था कि बात कर दूं। लेकिन जो अभी आपने ख़ास तौर पे वाइट हाउस का और बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट सुनी नेट प्राइस की, उसके अंदर ख़ास तौर पे एक मामला ये है कि कश्मीर पे बात करो। दिस इज समथिंग वेरी न्यू। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट्स कभी नहीं बात करती थी कि कश्मीर के ऊपर एंगेज करो। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेके इस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो दिस एक्चुअली प्रूव्स कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उसकी पज़ीराई हो रही है। यूएन भी आपकी सपोर्ट में एक बात कर रहा है और साथ जो है ना यूएस भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। चलिए, हमारे साथ जी हमारे मेहमान आसिफ दुरानी साहब, साबिक एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, इस किस्म के ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल जहन में उठता है वो यही है कि इस वक्त एक तो टाइमिंग्स और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्योंकि इस तरह के दावे, इस तरह की यकीन दहानियाँ पहले भी कराई जाती रहती हैं, इस मरतबा मुख्तलिफ क्या है? देखिए, असल तो जो बात शुरू हुई वो जो इंडिया ने एक्शन लिया ऑक्युपाइड कश्मीर में जब 5 अगस्त 2019 को, जिससे उन्होंने उसकी हैयत को चेंज करने की कोशिश की और ऑलरेडी एक ऑक्युपाइड स्टेट है उसको उन्होंने री ऑक्युपाई किया और आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने अवॉइड कर दिया, रिवोक कर दिया और उसके बाद अब उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब ये है कि उसका जो स्टेटहुड है उसी को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और उनके ख्याल में कि इससे शायद वो ये मसले का हल हो गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको ये फर्स्ट टाइम ये पता चला कि इस तरह के जो इकदाम हैं जिनमें लोगों की राय शामिल ना हो तो वो कभी भी दवामदार नहीं होते हैं और उसके नताइज भी जो है वो मुतवक्का नहीं हो सकते हैं। तो ये इनके लिए भी, और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसके अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उससे बढ़कर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो उसके जो पीरियोडिक रिव्यू में जो जिस तरह से इंडिया को
उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, वो अपनी जगह मुसल्लमा है। और इससे अब इंडिया के लिए दुनिया को ये बताने के लिए कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट करेंगे, जबकि ऑक्युपाइड कश्मीर इस वक्त भी जो है बाकी स्टेट्स की निस्बत अच्छी यानी इकोनॉमिकली वो अच्छी बेहतर थी, जो कि लॉकडाउन के बाद से उसकी इकोनॉमी को तकरीबन कोई $12 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। ये एक अपनी जगह हकीकत है। तो ये इनके जितने भी इंडिकेटर्स थे ऑक्युपाइड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, ख्वाह वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या सोशल हो, वो सब के सब जो है वो जो हिंदुत्व जो डिस्पेंसेशन है उसकी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ गए। राइट। और इसने जो है यकीनन एक इंटरनल प्रेशर जो दिया, और फिर जब एक्सटर्नल जब क्रिटिसिज्म सब आ रहा है तो उस सूरत में उनके पास कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा फेस नहीं रहा जिसको वो कर सके। जहां तक जिक्र किया ये अभी आपने पताफी साहब ने भी जिक्र किया, ये जो DGMOs वाला है, ये जो जिसको सराहा जा रहा है वो अपनी जगह हकीकत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनोसेंट इंसान मारे जा रहे हैं दोनों तरफ। पाकिस्तान के लिए डबल जेपर्डी है कि वहाँ जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ भी कश्मीरी बसते हैं, तो जब इंडियंस जो है उनके लिए कोई ये माने नहीं रखता कि कश्मीरी यहाँ हमारे आज़ाद कश्मीर में मारे जाए या जो वर्किंग बाउंड्री पे मारे जाए, उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमारे लिए उसको रिटेलिएट करना, उसके नतीजे में अगर कोई इनोसेंट सिविलियन मारा जाता है तो वो हमारे लिए जो है एक बहुत ही यानी दुख की बात है। और वो है तो ये इस लिहाज से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर अमन आ जाता है तो ये अच्छी बात है। बाकी लड़ाई जो पॉलिटिकल है वो इंडिया ने जिस तरह से कोशिश की, उन्होंने पॉलिटिकल के साथ साथ उन्होंने कोर्सिव आर्म को ज्यादा यूज किया। यही वजह है कि अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन है इस वक्त, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चला है। और वहां पे अभी उन्होंने जाके इंटरनेट को खोलने की कोशिश, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो फायरवॉल्स वहां खड़ी की हैं उसमें वो इमीडिएटली लोगों को सो कॉल्ड साइबर क्राइम के नाम पे लोगों को जो है वो अंदर कर रहे हैं। तो उससे अभी भी सैकड़ों लोग जो है ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उसमें खासकर जवान जो है उनको जो है सो कॉल्ड सेडिशन के चार्जेस पे या साइबर क्राइम के चार्जेस पे वो उन्होंने Ambassador, very quickly, since you are talking about all this, मैं एक बात जो खास तौर पे पूछना चाह रहा था, वजीर आजम ने खास तौर पे ये पॉइंट आउट भी किया आज के दिन के जी कश्मीर का हल होना ज़रूरी है किसी भी डायलॉग के लिए। अब सवाल ये है कि आपने खुद बताया कि आर्टिकल 370, 35A और उसके बाद जो डोमिसाइल लॉ है उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ कितनी चेंज हो गई हैं। डू यू थिंक कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस DGMO की जो एग्रीमेंट है वो और मजीद जो है डायलॉग वो भी चल सके और कश्मीर वाकई उसके अंदर जो एक्शन हुए वो रिवर्स भी हो सके साइमल्टेनियसली? सर देखिए फरूख, बात ये है कि DGMOs ने जो बात की है उन्होंने ह्यूमन लॉसेस को रोकने के लिए, इस वक्त आपको पता है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ डाउनग्रेड किया हुआ है, लिहाजा हमारा हाई कमीशन नहीं, तो हमने अपने डिप्लोमेटिक लेवल्स को डाउनग्रेड किया, लिहाजा पॉलिटिकल लेवल पे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात नहीं है। हमारे पास अगर ले दे के अगर एक चैनल खुला है वो DGMOs का है जो डेली बेसिस पे भी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमें जो है इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि DGMOs का चैनल क्यों यूज हुआ और पॉलिटिकल चैनल, क्योंकि वरना तो फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान भी हॉटलाइन है, लेकिन वो पॉलिटिकल चैनल है। उस चैनल पे हमने उसको इंडिया के साथ बात नहीं की है। वजह क्या है? वजह ये कि इंडिया ने जो इकदाम किए पहले उसको रिवोक करना पड़ेगा। अगरचे पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 370 या फॉर दैट मैटर जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो भी इकदाम किए पाकिस्तान ने उसको कभी भी नहीं माना। वजह यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 1951 में जो अडॉप्ट हुई है उसने बड़ी क्लियरली उसमें कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर या इंडिया लेना चाहेगा उसकी कोई वैल्यू चले, नहीं बड़ा है। खुशाइन है आसिफ दुरानी साहब के एटलीस्ट चलें ये इस लेवल के ऊपर जो एक स्टेप उठाया गया है या आगे चलकर इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, इसके बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा।
बात करते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG का एक बहुत ज़बरदस्त माहिदा हुआ है और इसे एक तारीखी माहिदा कहा जा रहा है। अगले 10 साल के लिए तकरीबन 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा कतर पाकिस्तान को, और ये भी कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे सस्ता तरीन माहिदा जो है वो किया गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इस वक्त में ज्वाइन किया नदीम बाबर साहब ने, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब आपके वक्त के लिए। नदीम साहब, गुज़श्ता अदवार में भी हम देखते आए हैं कि माहिदे जो किए गए और उनका आज तक खमियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। सो ये वाला जो माहिदा हुआ है, मैं चाहूंगी कि आप इसकी जरा कुछ थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताइए। कहा यह जा रहा है कि तारीख का सबसे ज्यादा सस्ता तरीन ये माहिदा है गुज़श्ता माहिदों के मुकाबले में, खास तौर पे। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखें, LNG हमारी ज़रूरत बन चुकी है क्योंकि पिछले अदवार में हमने लोकल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पे तवज्जो नहीं दी, लिहाजा हमारी गैस की शॉर्टेज थी और LNG इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी बन चुकी थी। अब सवाल ये था कि अगर हमने LNG इंपोर्ट करनी है तो वो मुआहदों की क्या शक्ल हो जिससे हमें कीमत भी कम देनी पड़े और उन मुआहदों में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद हो। तो ये जो मुआहदा अब हुकूमत ने किया, ये तारीखी 3-4 वजूहात की बिना पर है। सबसे पहले तो ये कि जिस कीमत पे ये किया गया है, ये कम तरीन कीमत इस वक्त किसी भी तवीलुल मुद्दत मुआहदे की दुनिया में है। और इससे, जैसे मैंने कल परसों भी किसी प्रोग्राम पे कहा कि पुराने मुआहदे के मुकाबले में ये 31% सस्ता है। दूसरी बात ये कि मुआहदा तो 10 साल का है, लेकिन इसमें हमने एक शिक रखी है कि 4 साल बाद हम कीमत का दोबारा से तयन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछले मुआहदे के मुकाबले में, जिसमें 10 साल के लिए कीमत फिक्स कर दी गई थी, इस सिलसिले में इस मुआहदे में हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद है कि अगले चंद सालों में अगर मार्केट में कीमत कम हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तो हम 4 साल बाद इसको दोबारा से रिव्यू करके रीसेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मैं कहता चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मुआहदे में हमने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि अगर हमें सर्दियों में ज्यादा चाहिए हो तो हम ज्यादा ले सकते हैं, गर्मियों में कम चाहिए हो हम कम ले सकते हैं। सो ये कोई मजबूरी नहीं है कि हमने हर महीने एक ही मिकदार लेनी है, क्योंकि हमारी डिमांड जो है सबको मालूम है कि सर्दियों में बढ़ जाती है और बाकी साल के बाकी महीनों में कम होती है। तो इस तरह की 3-4 मेजर चेंजेस हमने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए तो बहुत बेहतर है कि $3 बिलियन हम पुराने मुआहदे के मुकाबले में बचा रहे होंगे, लेकिन इससे हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई भी। राइट नदीम बाबर साहब, ये इट इज़ रियली हार्टनिंग टू हियर कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट की है। अब आप कह रहे थे कि 4 साल के बाद हम रीनिगोशिएट कर सकेंगे, तो ये रीनिगोशिएशन दोनों साइडों से होगी। अगर प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई तो उनके पास भी कोई वीटो ऐसी पावर होगी कि दे कैन force us to revise the rates as well, sir? नहीं, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि हमने इसमें बेंचमार्क सेट किए हुए हैं कि मार्केट कंडीशंस उस वक्त क्या हैं और वो उन मार्केट कंडीशंस पे इसको रीअलाइन किया जाएगा। सो इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हमने इसको बेंचमार्क मार्केट से करना है। और उसकी वजह यह है कि हम फील करते हैं कि अगले 4 से 5 साल में कुछ दुनिया में नई प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्टअप हो जाएंगी और उस वक्त सप्लाई इंक्रीज होने का चांस है, इम्कान है। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि जैसे पिछले मुआहदे के तहत किया गया कि 10 साल के लिए प्राइस लॉक कर दी गई और आहिस्ता आहिस्ता कीमत नीचे आ रही थी, लेकिन हम उसका फायदा नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए हमने इसको इस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ। सही। अच्छा नदीम साहब, ये भी बताइए कि जो पुराने 2 मुआहदे थे, जिनमें एक की जो मुद्दत है वो दिसंबर में ख़त्म हो रही है और जो दूसरा मुआहदा है वो तकरीबन 14 माह के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ये नया मुआहदा जो है क्या उसके बाद लागू होगा या ये अभी से एप्लीकेबल होगा? नहीं, ऐसे नहीं है। ये नया मुआहदा जो है ये जनवरी 2022 में शुरू होगा, लेकिन हमारे पास इख्तियार है कि हम अगर चाहें तो उससे तकरीबन 2 से 3 माह पहले भी इसे शुरू करवा सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि सर्दियों में चूंकि हमें ज्यादा LNG चाहिए होती है,
तो हमने वो ऑप्शन अपने पास रखी हुई है और उम्मीद है कि हम वो अक्टूबर नवंबर में वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी करेंगे जी। तो जो एक मुआहदा एक्सपायर हो गया उसकी रिप्लेसमेंट तो फौरन आ जाएगी, लेकिन सर्दियों में चूंकि ज्यादा चाहिए होती है तो वो दूसरा मुआहदा भले चल भी रहा हो चंद महीने, उसके बावजूद हमें और LNG चाहिए होगी, वो हम इस कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे होंगे सर्दियों में, और फिर जब वो दूसरा मुआहदा खत्म हो रहा होगा 2022 की गर्मियों में, तो उस वक्त हमारे पास फालतू या एक्सेस की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। राइट। नदीम बाबर साहब कहते हैं कि मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज ट्रिक्स, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकेंगे ये आपने कैसे मैनेज कर लिया। एक बात तो ये है कि ये इतना कोई छोटा जो है ना अकम्पलिशमेंट नहीं है। दूसरा ये भी साथ बता दीजिएगा कि माजी में हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से अगर हमारी कोई कमी कोताही हो जाती थी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से, तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में और दीगर जगहों पे मुश्किलात का सामना होता था। यहाँ पे ऐसी कोई क्लॉज तो नहीं है ना सर कि बाद में जाके विच माइट एक्चुअली अफेक्ट पाकिस्तान फाइनेंसेस और इमेज? सर बहुत अच्छे सवाल आपने दोनों किए। देखें, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ये कंबाइंड और कंसिस्टेंट एफर्ट था तकरीबन 1.5-2 साल का। अप्रैल 2019 गालबन की तारीख है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा ये मैटर टेकअप किया कतरी अमीर के साथ, और उस वक्त से लेके परसों तक इस पे कंसिस्टेंटली काम होता रहा। तो इसमें मैं मैजिक से ज्यादा ये कहूंगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट और क्लियर इंटेंट हमारी क़यादत की और पूरी टीम की, और उस वजह से हमें ये अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई है। और जहां तक ताल्लुक है आपके दूसरे सवाल का कि कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट्स में क्या होता रहा है, हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस मुआहदे में कोर्ट्स, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट्स में जाने से पहले एक स्टेप क्रिएट किया है, और वो ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों साइडें उसको आपस में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी, बजाय इसके कि इसको प्योर कमर्शियल डिस्प्यूट तस्वर करके इंटरनेशनल कोर्ट्स में भेज दिया जाए। सो हमने इसमें सेफगार्ड्स रखे और हमें इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि 31% सस्ती LNG जो है वो दरामद की जाएगी, तो क्या इससे जो गैस की एवरेज प्राइस है वो भी कम होगी, उस पर भी फर्क पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल फिर आपने किया। देखें, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उनको तो LNG की प्राइस चार्ज ही नहीं की जाती, उनको हमारी जो मकामी गैस है वो दी जाती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गया या CNG सेक्टर हो गया या पावर सेक्टर हो गया, उसको LNG दी जाती है, तो उनकी कीमत में यकीनन इसमें कमी आएगी इस वजह से, क्योंकि हमारी जो एवरेज कॉस्ट होगी LNG इंपोर्ट की वो नीचे आ जाएगी। कुछ हमारे पुराने मुआहदे चल रहे होंगे और ये नया मुआहदा जब शामिल होगा तो औसतन हमारी कीमत नीचे आ जाएगी। सो जो सेक्टर्स LNG लेते हैं जिसमें इंडस्ट्री है, पावर है, CNG है, इन सब को इससे प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि एक तो नया मुआहदा है और कुछ तरमीम की बात की गई है, जो पहले से जो मुआहदे चल रहे हैं क्या उनमें तरमीम है? जरा वो भी थोड़ा सा उसकी वजाहत। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला मुआहदा वैसे का वैसे चल रहा है, क्योंकि पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर ने कतरी अमीर से इस मौजू पे बात की तो हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि जो मुआहदा पहले से चल रहा है उसको अमेंड कर लिया जाए, लेकिन उनकी तरफ से इस पे पेशरफ्त इसलिए नहीं थी कि उनका कहना था कि हमारे 28 मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स है, अगर हम एग्रीमेंट किया हुआ खोलना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सो लिहाजा हमने किया ये कि ये नया एग्रीमेंट किया है जो एडिशनल हम LNG ले रहे हैं और सोर्सेज से या स्पॉट पे। हमने किया ये कि जो पुराना मुआहदा है उसमें काफी सारी तरमीम की और उसके बाद नया मुआहदा बनाया, और वो तरमीम जो है वो कमर्शियल चीजें भी हैं जिसमें कीमत है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वॉल्यूम्स हैं, और उसके अलावा कुछ कानूनी तरमीम भी हैं। मसलन ये जरूरी नहीं है कि हम हर महीने उतनी ही LNG ले रहे हों, हम जिन महीनों में हमें ज्यादा जरूरत है हम ज्यादा ले सकते हैं, जिनमें कम है कम ले सकते हैं। इस तरह की काफी चीजें हैं। सो जो अगर कोई कंफ्यूजन है तरमीम के हवाले से, वो पुराने एग्रीमेंट में नहीं,
हमने पुराने एग्रीमेंट के टेम्पलेट को लेके उसमें तरामीम करके अपनी जरूरत के मुताबिक उसको अपडेट करके कर लिया। बिल्कुल सर, आपने अभी 2 दफा जिक्र किया कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी प्रोक्योरमेंट में, हम वो कर सकते हैं। इसका कितने पहले बताना पड़ा करेगा? 15 दिन पहले, महीना पहले, या हमने जो है एडवांस में कोई 6 महीने पहले विजुअलाइज करके कि कब हमें करना होता है, कितना ज्यादा कंज्यूम करना होगा? दूसरा, हाँ दूसरा ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट एलएनजी, लेकिन इन द फ्यूचर एनर्जी मिक्स को जो है वो आप कैसे देखते हैं कि और क्या क्या चीज उसके अंदर एलएनजी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सर देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने बिल्ड किया उसके 3-4 लेवल्स हैं। एक लेवल ये है कि साल के शुरू होने पे एस्टिमेट दिया जाता है, एक लेवल ये है कि 90 दिन पहले उसको फाइनल किया जाता है, एक लेवल ये है कि अगर आपको 15 दिन पहले भी कोई जरूरत पड़ती है किसी कार्गो को आगे पीछे करने की, तो ये तीनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज हमने इसमें बिल्ड की हुई हैं। अब जहां तक ताल्लुक है आपके दूसरे सवाल का, देखिए कोल बेस्ड जो एनर्जी जनरेशन है, स्पेशली बिजली की जनरेशन है दुनिया में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, और गैस जो है वो प्रेफर्ड फ्यूल बनता जा रहा है सारी दुनिया में। हम सब चीजों को बैलेंस में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने कोयले को पहले इस्तेमाल नहीं किया था। अब पिछले चंद सालों से थर कोल पे और कुछ इम्पोर्टेड कोल पे बिजली के प्लांट्स लगे हैं, हम उसको और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और साथ साथ हम हाइडल और सोलर और विंड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो जो एलएनजी का इस्तेमाल है वो हमारा इंडस्ट्री में बढ़ता जाएगा। पावर सेक्टर में शायद इतना ज्यादा हम ना बढ़ाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मकामी फ्यूल्स जिसमें पानी और शमसी तवानाई और हवा से बनने वाली, इनको फरोग देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बिजली की लागत ज्यादा होने की एक बुनियादी वजह यह है कि पिछली हुकूमतों में हमने इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बहुत ज्यादा अपनी रिलायंस बढ़ा दी थी, और हम उसको कम करना चाहते हैं। और एलएनजी चूंकि इंपोर्टेड फ्यूल है, तो इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन इसका रोल बिल्कुल रहेगा आने वाले वक्तों में। ये सारी दुनिया में प्रेफर्ड फ्यूल है, और हमारे इधर भी इस्तेमाल होता रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपने बात की, तो नदीम साहब हम देखते हैं हर साल हमें गैस की शॉर्टेज जो है वो फेस करनी पड़ती है, खासतौर पे सर्दियों में। तो क्या उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि सर्दियों में हमें ज्यादा जरूरत है तो हम ज्यादा जो है मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने मुआहदा कर लिया है, जिसको जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम इसको अक्टूबर नवंबर से चालू कर सकते हैं, जो हम इंशाल्लाह करेंगे। इससे ये है कि विंटर की, सर्दियों में जो हमारी सप्लाई है वो तकरीबन जितनी हमें जरूरत होगी वो सारी की सारी हमने सिक्योर कर ली है। अच्छा। और हो सकता है 1-2 कार्गोज हम मैक्सिमम स्पॉट पे खरीदें, लेकिन जितनी हमारी जरूरत है वो तकरीबन सारी हम इन मुआहदों के तहत अब सिक्योर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमें बहुत सप्लाई साइड पे बहुत फर्क पड़ेगा आने वाली सर्दियों में इंशाल्लाह। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, जो खास तौर पे जो लाइन के एंड पे हैं, उनको प्रेशर के इशू फिर भी कुछ आते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो बहुत बुरे तरीके से, बहुत इल प्लान तरीके से एक्सपैंड की गई है माजी में। उसको हमें रीडिजाइन भी करना है, कुछ चेंजेस भी करने हैं। उन वजूहात की बिना पर रेजिडेंशियल कंज्यूमर कुछ इलाकों में उनको प्रेशर के इशू विंटर में आएंगे, लेकिन इंडस्ट्री को और बाकी कमर्शियल सेक्टर को, पावर सेक्टर को इंशाल्लाह अब गैस की कमी नहीं होगी इस मुआहदे के बाद। ठीक, चलिए आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चाह मैं ये रही हूँ कि कोई पहलू रह ना जाए, कुछ दीगर मुआहदे भी पाइपलाइन में हैं नदीम बाबा साहब, खासतौर पे एलएनजी के साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल्स के मुआहदे के बारे में सुना जा रहा है कि शायद उस पर भी काम हो रहा है। जी देखिए, हम हमारे 2-3 मुआहदे चल रहे हैं। एक हमारा सऊदी गवर्नमेंट के साथ, अरामको के साथ एक एग्रीमेंट इनिशियल एमओयू हुआ था कि वो एक रिफाइनरी लगाएंगे और रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाएंगे। उस पे फीजिबिलिटी और मार्केट स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं,
और अगले चंद महीनों में सऊदी अरामको इस पे फाइनल डिसीजन लेगा। लेकिन उससे पहले एक और जो हमारा बहुत अहम काम चल रहा है वो ये कि पार्को रिफाइनरी जो हमारी कंपनी है, जो यूएई गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, ये कंपनी एक दूसरी रिफाइनरी लगाने जा रही है कराची में, हब चौकी के पास। और ये रिफाइनरी इंशाल्लाह अगले 12 से 18 महीने में इस पे काम शुरू हो जाएगा फिजिकली। इस रिफाइनरी का सेकंड फेज एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। चलिए ये तो ये प्रोजेक्ट हो गए। उसके अलावा हमारी कतर से अच्छी बातचीत इस मामले में भी चल रही है कि वो पेट्रोकेमिकल्स में हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, और उस पर काफी राजी है। नदीम बाबर साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी डिस्कशन का और आपके इनपुट का। बहुत जी, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट है जो हुई है, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा और मजीद अच्छी खबरें जो हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी आने वाले दिनों में। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिशेल बुखारी और फ़ारूक फ़ताफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आने वाले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।